G20 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भारत के खास बजट की। मोदी 2 यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। निर्मला सीतारमण इसे पेश कर रही हैं और आर्थिक सर्वे जैसे कि हमेशा एक परंपरा रही है कि हाउस में पेश किए जाते हैं और आर्थिक सर्वे को हम लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचंड बहुमत के साथ बनी सरकार, कायदे से यह कहा जाता है कि जब ज्यादा मत मिलता है तो लोगों की भावनाएं और जनता का एक सैलाब उमड़ता है किसी के प्रति विश्वास जताने के लिए। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं, ऐसे में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। क्या उन उम्मीदों को पहले बजट में कहीं जगह मिल पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में फोर्टी के जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में है, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के, और सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे प्रणय माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, और भी कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा पंकज गुप्ता जी के पास में। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री और ट्रेड बजट में सबसे बड़ा फोकस, यूं तो देखिए सोशल सेक्टर भी है, एम्प्लॉयमेंट के क्या होगा, लेकिन जो बड़ी नजर होती है, मैं कई बार देखता हूं इसमें जैसे अनाउंसमेंट चलते रहते हैं कि व्यापार उद्योग को क्या मिलेगा, उसी पे फ्लक्चुएट करता है आपका सेंसेक्स जी। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं इस बजट में आप? देखिए, मोदी जी ने जिस तरह के बहुमत से मोदी जी जीते हैं और जनता की और व्यापारियों की सबकी उम्मीदें और सबकी आंखें उनके ऊपर टिकी हुई हैं। पहले तो मैं इस चीज के ऊपर ही उनको जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ वो जीते हैं उनको बधाई देना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। और व्यापारियों का मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी का वास्तविक फोकस अब व्यापार उन्नति होना चाहिए, क्योंकि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले जब जीएसटी और नोटबंदी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट व्यापारियों पे हुआ तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा गया, या कहेंगे कि इतना गड़बड़ा गया कि व्यापारी अब तक उस सदमे से उभर ही नहीं पा रहा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ इस तरह के पॉइंट्स उनको अब करने चाहिए कि व्यापार थोड़ा सा संभले और सुधरे। वैसे व्यापार की स्थिति थोड़ी थोड़ी पटरी पर अब आने लगी है, लेकिन उस स्थिति को और इस बजट से या किसी नए प्रावधान के थ्रू बिगाड़ने की बजाय वो इसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। एसएमई सेक्टर जो बेसिकली ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ इंजन जिसको कहा जाता है, उस ग्रोथ इंजन को अब बहुत अच्छा उसकी ऑयलिंग की जरूरत है कि उसमें कुछ ऐसे उपाय या सुधार किए जाएं या कुछ ऐसे सिस्टमेटिक कुछ उसमें ग्रोथ के इंजन्स उसमें लगाए जाएं जिससे एसएमई अगर ग्रोथ करेगा तो आगे इकोनॉमी भी लगभग लगातार ग्रोथ करेगी। तो इकोनॉमी के सुधार के लिए कुछ नई पॉलिसी या कुछ नई नीति भी मैं मान के चलता हूं कि लानी चाहिए। इसके अलावा व्यापारियों के लिए बहुत बरसों से, पिछले 5 सालों से भी हम मांग करते आ रहे हैं। मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक बार दोबारा उस मांग को दोहराना चाहूंगा। व्यापारी के लिए सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है और पहले भी रहा है। बहुत शुरू से भी व्यापारी जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, जो पूरे जीवन भर टैक्स देता है, तो एक सोशल सिक्योरिटी व्यापारी की भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक व्यापार कल्याण बोर्ड की बात कुछ हमने बहुत समय पहले से उठाई थी, उसकी कुछ चीजें उनके जो बजट पूर्व जो उन्होंने कुछ प्रावधान किए उसमें भी आई थी। तो वो एक मैं चाहूंगा कि अंतरिम बजट में कुछ इस तरह का देशवासियों को स्वतंत्रता अंतरिम बजट से कुछ राहत महसूस की जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि तो चुनावी बजट है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन हम इसमें देख सकते हैं कि हाँ उसके इर्द गिर्द कुछ योजनाएं ले, क्योंकि देखिए पब्लिक ने रिटर्न्स में दिया है मौका इनको कि दोबारा आने का मौका दिया है, तो जो दावे और वादे कर चुके हैं उससे मुकर नहीं सकते। और दूसरी बात अगर हम बात करें ट्रेड को लेके, तो मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कही हुई हैं, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि एक ही बार में मैनिफेस्टो की चीजों को बजट में अनाउंस करेंगे, बट कुछ चीजें आनी चाहिए। एमएसएमई की जैसे आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से मिडिल क्लास है उसी तरह से एमएसएमई सेक्टर है। एक बड़े बल्क में लोग हैं, एम्प्लॉयर बड़ा होता है, एक बड़े इंडस्ट्री से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है एमएसएमई सेक्टर में। तो क्या वास्तव में लंबे समय से इस बात की आवाज भी उठ रही है कि एमएसएमई सेक्टर को उभारने की कोशिश करिए, खासकर नोटबंदी के बाद में कहा जाता है कि बड़ी कमर टूटी है। तो इंटरिम बजट का कुछ इसमें असर देखा जा सकता है कि हाँ ये कुछ चीजें और बढ़ा रहे हो और अब एक श्योरिटी है कि हाँ सरकार ये करेगी। देखिए, अंतरिम बजट के अंदर उन्होंने कुछ प्रावधान किए थे, तो अब ये मैं मान के चलता हूं कि उन प्रावधानों को मजबूती से उसको लागू करें और उसके ऊपर कई सारी चीजें
फोकस करके कुछ स्कीम और योजनाएं भी आए। एक्चुअल में ये प्रावधान केवल बजट के रूप में कि ठीक है हम इस सेक्टर में या इस सेक्टर में हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ नीति भी, उनकी एक कंक्रीट नीति की जरूरत है व्यापार को उभारने के लिए, कुछ ऐसी कंक्रीट नीति जिससे चीजें डेवलप होनी शुरू हो, क्योंकि एसएमई सेक्टर लगभग पूरी तरह टूट चुका है और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो बिल्कुल चरमरा करके खत्म होने की स्थितियों में आ गए और खत्म हो भी गए हैं। तो उनको भी अब एक वापस उनको जिनको कहना चाहिए अमृत की जरूरत है कि कुछ ऐसा वो लेकर के आए, कुछ ऐसा अमृत पान वो कराएं जिससे वो वापस थोड़ा सा ठीक हो। जी पंकज जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। प्रणय माहेश्वरी हमारे साथ में है जो युवा उद्यमी है। प्रणय, आपकी जो के ये कहें कि एज ग्रुप के जो लोग हैं, स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, किस तरह की फीलिंग्स है कि हाँ बजट में कुछ होना चाहिए? क्योंकि मैं ये बात इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं, इस बजट पे खास चीज एक जिसको हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ वो सेकंड चांस मोदी जी को देने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे स्टार्टअप्स की बात करें, कि यूथ काफी इससे मोटिवेट हुआ है। तो कुछ ऐसा मान सकते हैं कि कुछ हर्डल्स पहले रही हो मोदी 1 के टाइम जो 2 में दिखाई ना दें, उसके लिए अनाउंसमेंट्स होने चाहिए कुछ? बेसिकली सर, जब मोदी जी ने फर्स्ट अपना जो बजट दिया था उसमें स्टार्टअप को एक स्पेशल एलिमेंट मान के उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, बिल्कुल दैट वाज द मतलब जो उनका संपूर्ण बजट था वो उसी पे था कि देश के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक बजट दिया था। जीएसटी का जो इम्पैक्ट है युवाओं को वो कहीं पे भी खलता नहीं है, क्योंकि पहले दैट वाज अ कोर अकेडिंग मींस कि टैक्स ओवर टैक्स। अब क्या है कि आप जब जीएसटी पे करते हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स एक ही टैक्स हम पे कर रहे हैं, और एक टैक्स पे करके हम सारी जो हेजलनेस है, हम उन सारी मतलब मेरे को सेल्स टैक्स में अलग नहीं जाना है, मेरे को कहीं और अलग नहीं जाना है, मेरे को कस्टम्स में अलग नहीं जाना है, मेरे को एक ही जगह पे करके मैं मेरी उसमें सारी व्यवधाओं से दूर हो गया। अभी स्टार्टअप्स के लिए मोदी जी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ और फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस करेंगे, प्लस कुछ और रिलैक्सेशंस उसमें अलाउ करेंगे कि कुछ अच्छी चीजें और देना मेरे लिए है, क्योंकि अभी जैसा कि देश जल के ऊपर बहुत आगे बढ़ रहा है, तो स्टार्टअप्स को भी जल के अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्लस देश पौधारोपण और इनमें आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स में अभी चूंकि मेरी जो कंपनी है, मैं उसके साथ ही कंपोस्ट का काम कर रहे हैं कि 24 घंटे में हम लोग खाद बना देते हैं, तो वैसा ही कुछ काम देश भी आगे कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है, सरकार को भी उसके लिए कहा है, तो उसके लिए सरकार कुछ फंड और एक्स्ट्रा अलॉट करेगी और उसको ले जाके आगे बढ़ाएगी कि स्टार्टअप्स एज वेल एज जो एसएमई बिजनेस है, पहले कंपोजिंग सिस्टम जो था उसमें 50% 50 लाख रुपीस की स्कीम थी, अब उसको बढ़ा के सरकार ने 1.5 करोड़ कर दिया, तो सरकार उस पर और काम करेगी, मेरे को ऐसा उम्मीद है, और मेरे ख्याल से कल के बजट में। चलिए प्रणय, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में है। बाबूलाल जी, हम कई बार इस बात को लेकर के केवल बजट की बात नहीं है, बजट के अलावा भी बहुत सारी चीजों पे चर्चा कर चुके हैं हम, और हमेशा ये बात रही है कि व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि व्यापार का मतलब ये नहीं है कि केवल एक इंडस्ट्री को जोड़ करके हम देखते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बहुमत जो मोदी साहब को मिला है, उससे तय लगता है कि तमाम तबके ने उनमें एक भरोसा किया है। भरोसे के मायने अलग अलग हो सकते हैं। स्थायी सरकार, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये मान करके चलता है कि स्थायी सरकार बने। मोदी 2 में और भी ज्यादा मत दे करके उन्हें एक ऐसा प्रचंड बहुमत दिया है जिससे उम्मीदें बढ़ती हैं। आई थिंक उनको एक लगना चाहिए मोदी साहब को कि ये केवल एक तबके का वोट नहीं है, या कहें कि एक वर्ग कोई पर्टिकुलर ऐसा हो जो हमारी विचारधारा से हो रही है। समग्र मतदाता की सोच जो थी वो वोट में तब्दील हुई है, तो व्यापारी भी उसमें से एक है। कुछ मान सकते हैं इस बार कि हाँ उम्मीदें हैं, और जो आप लोगों की, आप गए नहीं गए इश्यू नहीं है, लेकिन आपके भाई लोग बहुत सारे हैं जो हमेशा बजट से पहले एडवाइजरी कमेटी में हिस्सा लेते हैं और अपनी चीजों से अवगत कराते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं सामने छन करके कि हाँ अब की बार कुछ चीजें आएंगी निकल के, और निर्मला सीतारमन पीएम के सलाह से ही सारी चीजें होती हैं, बट कुछ दे सकती हैं। देखिए योगेश जी, जहां तक प्रश्न है मत देने का, तो न केवल युवा अपितु सभी वर्ग में ऐसा व्यापारी जो कम से कम एमएसएमई को डील करता था, छोटा जो व्यापारी था, उसने दबा करके
भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, माननीय मोदी जी को वोट किया और मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ वहां आए। अभी बात की जा रही है 5 बिलियन आर्थिक की हमारी भारत की हो जाएगी, 7% जीडीपी हो जाएगी, किंतु मुझे 3-4 बातें एक इसमें संशय लग रही हैं, और वो इसलिए लग रही हैं कि हमारे जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो 6,500 एमएसएमई की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं और कुछ व्यापारी इसमें शामिल हैं, वो खत्म हो चुके हैं, उनके धंधे खत्म हो चुके हैं, और करीब 7,500 अब इस स्थिति में है कि अगर उन्हें कहीं सपोर्ट नहीं दिया गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरी 1700 तेल मिलें और 800 दाल मिलें एकदम खत्म हो चुकी, उनका नेस्त नाबूद अभी मैं बिकने के तौर पर हैं कि कैसे न जैसे ये बिक जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एमएसएमई के लिए बहुत बार वादे किए जाते हैं, डिपार्टमेंट खोला जाता है और फंडिंग भी, परंतु जो पैसा एक्चुअल में जहां जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। ये जीएसटी की मार, बिल्कुल ये सही कह रहे थे पंकज जी कि जीएसटी की मार है चाहे नोटबंदी की मार है, हमारे बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। बाजारों में ये स्थिति है कि दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। कहां गया ग्राहक? मोदी जी उस ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा, उसकी जेब में कुछ डालना पड़ेगा। हमने इसीलिए मांग की है कि इनकम टैक्स में कम से कम आप 8 लाख रुपए की लिमिट दीजिए, ताकि यहां जो कंज्यूमर है उसकी जेब में पैसा आए और वो पैसा बाजार में आए, रोटेशन में आए, आपकी एमएसएमई चलेगी तो ही आपके बड़े बड़े जो ये मिलें हैं वो भी चलेंगी। आज निवेश की बात होती है, बाहर से निवेश करवाइए, एफडीआई लाइए, इससे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु एफडीआई इस कोस्ट पे नहीं आए कि हमारी जो एमएसएमई बची है वो भी खत्म ही हो जाए, तो वो भी इस कोस्ट पे नहीं आनी चाहिए। जैसे भरपूर ये कहा जा रहा है, आज ये जो दो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है और जोमेटो है, ये इसने हमारे और व्यापार को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। अपने नुकसान पर ये लोग माल को सप्लाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने बाजार में आना बंद कर दिया है, इसे रोका जाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। हमने ये भी कहा है कि भाई जीएसटी में भी आपको सुधार जरूरी है, कम से कम आप एक रेट कर दीजिए, बहुत सारी चीजों की एक ही रेट 5% में ले आइए, आपको लगेगा कि कंज्यूमर इस ओर बढ़ेगा और कंज्यूमर के जेब में कुछ पैसा आप छोड़िए। आपने 18 कर रखा है, 12 कर रखा है, 28 कर रखा है, 28 जरूरी हो तो आप तंबाकू को रख लीजिए और लीकर को रख लीजिए और किसी को रख लीजिए, पर कपड़ा आप में 12% और 18% में रखेंगे या 5% में भी मैं तो कहता हूं नहीं रखना चाहिए। अब जैसे तिलहन है या समझ लीजिए कि मसाले हैं, उनको आपने 5% में रख रखा है, तो इन सबको जैसे आप कमिटेड भी थे। मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि बात जीएसटी के स्लैब की चल रही है इस वक्त, मैं अभी कहीं देख रहा था, कुछ लोगों का ये कहना है कि स्लैब 4 बनाए हुए हैं, इसे 2 में लाया जाना चाहिए। हाँ निश्चित, मैं भी यही कहता हूँ कि भाई एक 5 रख लो और एक 18 रख लो, खत्म हुई कहानी। आप ये 12 और बीच में कम से कम उसको तो हटाओ, 28 को हटाओ, ये 18 रख लीजिए, और आपका जो तेल और डीजल और पेट्रोल है इनको शामिल करिए इसमें। क्यों नहीं शामिल करते हो इसको? गैस को क्यों नहीं शामिल करते हो? क्या दिक्कत है भाई? ये कोई दारू थोड़ी है जो दारू को अलग रखो, सिगरेट थोड़ी है जो आपको डर लग रहा है कि आप बीमारियां फैल जाएंगी। इससे कोई बीमारी फैलने वाली नहीं है। ये आम आदमी के जेब में ये भी पैसा डालेगा निश्चित रूप से, और आगे आगे जाकर के व्यवस्थाएं ठीक होंगी, दुरुस्त होंगी। अब जैसे अभी समाज कल्याण की बात करते, मैं ये कह रहा हूं कि व्यापारी भी अब हकदार है पेंशन का, व्यापारी भी हकदार है अब हेल्थ का। जब तक आपको उसको हेल्थ ठीक करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, आप ये मत मान के चलिए कि सारे ही लोग सरसब्ज हैं। आज देख नहीं रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी ठीक से अस्पताल में आदमी इलाज कराने जाता है तो लाखों लाखों रुपए उसको पे करने पड़ते हैं। कहां से लाएगा? आप कम से कम 1 करोड़ रुपए की ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी कर दीजिए ताकि वो मिनिमम रेट पर हमारे जो एमएसएमई व्यापारी हैं, एमएसए ट्रेडर हैं, उसको आप उसको पे करें और हमारी वो इंश्योरेंस की पॉलिसियां चलें। तो ये सब बातें हमको सोचनी पड़ेगी। इसी तरह से अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि साहब हम डबल कीमत कर देंगे। अभी बात आई भी है कि साहब कुछ फसलों पर जोर दिया जाएगा। मैं कहा आपकी R&D कहाँ है? आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ है? आप कितना पैसा इस पर कर चुके हैं? लैप्स हो जाता है पैसा। मतलब इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम बीज को हम डेवलप करना चाहते हैं, और जब तक आपका बेसिक बीज डेवलप नहीं होगा
तब तक आप फसल ज्यादा नहीं ले सकते। हम बराबर कह रहे हैं कि मस्टर्ड की 35 लाख टन से 70 लाख टन हो सकती है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, पर अभी तक मेरे ख्याल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और हमने ये भी कहा है कि आप कम से कम मस्टर्ड के ऑयल को हम कंटेनर में नहीं बेच सकते बाहर, ये प्रतिबंध लगा रखा है। वहां मूंगफली का तेल जा सकता है, तिल्ली का तेल जा सकता है और सोयाबीन का तेल जा सकता है, पर सरसों का तेल नहीं जा सकता। बड़ी दिक्कत की बात है। ये इस तरह की जो पॉलिसी है, इन पे मुझे लगता है कि विचार किया भी जाना चाहिए। एक ऑयल जो सेम कैटेगरी का है वो जा रहा है और ये नहीं जा सकता है। फिर होता क्या है कि एक मूंगफली का ठप्पा लगाया जाता है फिर उस पे कि व्यापारी को लगता है कि पोसा ही नहीं रहा, टैंकर से ही भेजे केवल बस। ये गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में जरूरी महसूस होती हैं कि होना भी चाहिए। ये सीधा सा गणित है किसी भी इकोनॉमिक्स का कि व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है तो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाता है, सर्कुलेट होता है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है उसमें। और जब पैसा नहीं होगा तो फिर हाथ बिल्कुल लोग बंद कर देंगे कि पैसा ही नहीं है तो हम कहां से खर्च करेंगे। ये बात मैं इस वजह से भी कोट कर रहा हूं, हालांकि ये थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, लेकिन अरुण जेटली साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी था 7th पे कमीशन के दरमियान जब ये लागू कर रहे थे कि इससे एक बड़ा बेनिफिट होगा। 7th पे कमीशन लागू करने के बाद में मार्केट में पैसा आएगा, त्योहारी सीजन को लोग एंजॉय करेंगे, वो पैसा आएगा तो इकोनॉमी हमारी उसका फ्लो बनेगा और हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। खैर चलिए, अच्छी बात है। लेकिन यहां व्यापारी जिस चीज की उम्मीद करके चल रहा है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या स्लैब को बढ़ाए जाने की बात हो, कुछ उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि स्लैब को लेकर के इनकम टैक्स के को बहुत लंबी चर्चा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात तो मैं आज शेयर करना चाहूंगा, हालांकि सब लोग मेरे से ज्यादा समझते हैं, आप लोग ट्रेड से जुड़े हुए हो। मोदी जी जब पहली बार ओथ ली थी 26 मई 2014 को, तब ये माना जा रहा था कि आई थिंक इनकम टैक्स के ऑफिसेस का क्या होगा, ये तो सब बंद हो जाएंगे, लाइब्रेरीज खुलेंगी। ये मेरे ख्याल में 80% व्यापारी ये सोच के चल रहे थे। मेरे यहाँ जो डिबेट में लोगों ने कहा कि अब तो इनकम टैक्स के ऑफिसेस के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट की इतनी प्रॉपर्टी होगा क्या, लेकिन ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गर्दन पे हाथ ज्यादा बढ़ाया है। देखिए, जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से 303 सीटें दी हैं, तो एक विश्वास के रूप में दी है। और जनता ने हमें जब विश्वास दिया है तो मोदी जी भी जनता को विश्वास देंगे। और बजट बहुत अच्छा बजट रहेगा। आप जो इनकम टैक्स में स्लैब की बात है, जो पीयूष गोयल जी ने जब बजट सबमिट किया था तब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट की थी, तो वो मैं सोचता हूं कि उसको 5 लाख रुपए तक आम हर आदमी के लिए एग्जम्पशन रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरीके से आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं कि व्यापारी को मेडिकल फैसिलिटी, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब व्यक्तियों के लिए 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना चालू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कि जो गरीब आदमी कभी उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं देखा था, वो आज फोर्टिस में या एस्कॉर्ट्स में या इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना फ्री में इलाज करा रहा है। तो ये एक जनता विश्वास है और उस जनता के विश्वास पे मोदी जी खरे उतरेंगे। और अब जो बजट आने वाला है उसके अंदर एमएसएमई को भी काफी लाभ होंगे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। और एमएसएमई सेक्टर को जब तक अपन बढ़ावा नहीं देंगे जब तक विकास नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि महानरेगा गांवों के अंदर चलती है, तो उसको शायद हो सकता है कि एमएसएमई से जोड़ दे। अगर महानरेगा को अगर एमएसएमई से जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा तो इससे अवसर बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि एमएसएमई से महानरेगा को जोड़ दे। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एमएसएमई सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर एमसीएलआर पे बैंक लोन दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि एमसीएलआर या उससे 0.25 या 0.5 पे अगर आपको ब्याज पे लोन मिलता है तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीजें योजना है जो मेरे ख्याल से कल जो बजट आएगा उसके अंदर काफी सारी घोषणाएं होगी और उसमें व्यापारी को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा। इसी तरीके से कई चीजें ऐसी है कि जैसे जल संग्रहण वाली बात है, जल संग्रहण पर आज पानी का बहुत बड़ा संकट है। तो पानी का जो संकट है उसके ऊपर भी काफी उस पर रिसर्च की जा रही है कि इसको पानी को कैसे दुरुपयोग को रोका जाए। जल संग्रहण के लिए नदियों को जोड़ना है और या फिर यहाँ पे आसपास में इस तरह के तालाब वगैरह बनाए कि जिससे कि वाटर लेवल बढ़े। गर्ग साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए नदियों को जोड़ने के बाद
इसके लिए आप पहले भी एक्सरसाइज कर चुके हैं। और जब दूसरा बजट था उसी के अंदर अनाउंसमेंट, पहले बजट में इसकी झलक दिखी थी कि नमामि गंगे और नदियों को जोड़ने के बाद दूसरे बजट में कुछ करने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए, नमामि गंगे में तो हो सकता है जैसे आप लोगों ने दावा किया, पिछले दिनों में देख रहा था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, आप लोगों ने कहा था कि अगर नमामि गंगे हमारी योजना सफल नहीं होती तो प्रियंका गांधी नाव में इसमें बिल्कुल सही बात है, जहाज में बैठ के हाथ हिलाती नहीं चल सकती थी, उदाहरण दिया था आप लोगों ने। लेकिन नदियों को जोड़ने का जो आप लोगों का दावा था वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत काम हो रहे हैं और हमने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इसी वजह से जल शक्ति मंत्रालय बनाया है कि वो नदियों को जोड़ने के लिए वाटर रिसोर्सिंग और वाटर लेवल को बढ़ाने का काम। देखिए, उमा भारती जी को आपने मंत्री बनाया था इसके लिए। उमा भारती जी ने भी बहुत काम किया है। आप ये देखिए कि अगर प्रियंका जी एक जगह से दूसरी जगह अगर नाव में जा रही है तो इसका मतलब कि वहां पे उसके उस नदी की कितनी सफाई होगी और कितना कि वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो आज अगर आप वाराणसी में जाएंगे या प्रयागराज में जाएंगे तो वहां की घाटों की दशा देखो कि बहुत सुधार हुआ है। तो ये नमामि गंगे के अंदर काफी सारा टेस्टिंग के लिए एक लैब बनाया आप लोगों ने कि कांग्रेस का जार जाएगा तो समझो साफ है वो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके बाद वापस लौटूंगा, पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, 2 छोटे से मेरे सवाल है, बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है, 40 के सेक्रेटरी भी हैं जी। कोई भी गवर्नमेंट आती है, बिगनिंग में जो बजट आता है उस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? क्योंकि कहा यह जाता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, तो कड़वे घूंट के लिए मानसिक रूप से व्यापारी तैयार रहता है कि जब 5वां बजट देखा जाता है तो उसमें तो यही देखा जाता है कि तो अनाउंसमेंट्स हैं सारे जो इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया जाता है। लेकिन अभी सरकार का दावा होता है कि देश हित को हमने पहले तरजीह दी है। तो कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि पहला बजट कोई भी सरकार बन के आती है तो उसका कैसा होता है? देखिए, पहले बजट में कोई भी सरकार अपने विकास का खाका तैयार करती है कि उसको किस तरह से अगले 5 सालों में काम करना है, तो वो बहुत सारी चीजों में, उन मदों में और बाकी कई सारी चीजें उसके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने दी हुई होती हैं, उन मैनिफेस्टो के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें या बहुत सारे डिक्लेरेशन, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत सारी जगह पे होता है। ये बात आप वैसे मैं एज ए व्यापारी मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी राजनीतिक रूप से बहुत सारा प्रेशर सरकार पर भी होता है और बहुत सारी चीजें उन्हें अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बनानी पड़ती हैं। फिर दूसरा, उनका 5 साल का जो विकास का खाका जो वो सोचते हैं या जो उनके दिमाग में है या जो उन्हें करना है अगले 5 सालों में, तो उसकी कुछ घोषणाएं होती हैं, उसके हिसाब से फंड एलोकेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे हर साल में 5 सालों तक वो उन सब चीजों को जितनी उन्होंने काम किए या जितना वो सोच के चल रहे हैं उसके हिसाब से वो बजट एलोकेट करते हैं। क्योंकि फर्स्ट बजट के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों का जो खाका या डिजाइन तैयार किया। तो पंकज जी, जो आपका एक्सपीरियंस है, राहत की उम्मीदें कम की जानी चाहिए पहले बजट में, ये माना जा सकता है? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ, अपन ये मान के चलेंगे कि एक साथ विकास तो कभी हो ही नहीं सकता। पर फिर भी मैं अगर मोदी सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो दूसरा अवसर मिला है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि उनकी सोच पहले दिन जो थी, आज के 5 साल पहले, तो हम उनको एक मौका दे चुके हैं। तो उस 5 सालों के दायरे में जो उन्होंने जो भी कुछ किया, तो उन्हें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं चीजों को वो आगे बढ़ाते हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि खाका पहले से तैयार है, उन्हें अब काम करना है। मैं मान के तो जो उन्होंने दावे, ऐसा माना जाना चाहिए कि सरकार का पहला बजट नहीं है, ये मोदी सरकार का छठा बजट कहा जा सकता है इसे। ये तो कायदे से उसी तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि चुनाव में भी 5 साल 2024 में होंगे और अभी तो 19 है, तो एंजॉय करिए अभी तो। और उन्हें इसके अंदर जो भी उन्होंने सपना दिखाया था आज के 5 साल पहले, व्यापारी को, आम जनता को, छात्रों को, उद्यमी को, एमएसएमईज को और हर सेक्टर को जो उन्होंने सपना दिखाया था, उन सपने को वो पिछले 5 सालों से बार बार यही दोहराते रहे कि पिछले 60 सालों में तो ये सब चीजें रही कि हम नहीं कर पाए, लेकिन अब मुझे 5 साल ही मिले हैं या मुझे और वक्त दीजिए। तो जनता ने एक मौका और दिया है, उन्होंने पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, हर मुद्दे पर पूरी तरह से ताकत के साथ काम करने का मौका मिला है, तो वो करें। तो अब तो ये कोई नहीं सुना पसंद करेगा कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ और मुझे 5 साल उसमें लगे। एटलीस्ट अब तो लोग देखना चाहेंगे कि अब तो करिए मोदी जी, आप भी करना ही चाहिए उनको। अगर वो अब नहीं करते हैं तो फिर उनके पास दूसरा मौका अब कहाँ है? अब दूसरी बार जनता क्या, मतलब किस तरह से वो क्या करेंगे अब? जी चलिए, सुभाष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों की बड़ी डिमांड हो रही है, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड से कम की जानी चाहिए और दूसरा 2 लाख रुपए तक का खरीद पे जो पैन कार्ड की अनिवार्यता, एक आप लोग उससे बाध्यता मानते हैं। कुछ उम्मीद है इसमें बुलियन और इसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने काफी लंबे समय तक स्ट्राइक भी रखी, डिमांड भी की, पता नहीं अब कितनी सुनवाई हुई नहीं सुनवाई हुई, लेकिन सराफा व्यवसाय से जिनसे भी हमने बात की है
उनका यही कहना है कि थोड़ी परेशानी है, बजट से उम्मीद है शायद कुछ राहत मिले। ऐसा है कि इसमें लग रहा है कि जैसे ड्यूटी अभी गोल्ड के अंदर 11% ड्यूटी है और 3% जीएसटी लगता है। सुभाष जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम खास बजट की। बजट 2019-20 में क्या रहेगा, क्या उम्मीद है। सुभाष जी के पास हम चलेंगे। ब्रेक से पहले थे कि बुलियन मार्केट को किस तरह की उम्मीद है। सुभाष जी, राजस्थान का जो बुलियन मार्केट या भारत का बुलियन मार्केट को अगर हम देखते हैं तो पहले से लगभग 50 से 60% जो माल खाली इंपोर्ट हो रहा है उसकी वजह खाली जीएसटी से पहले 11% जो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी लगती है वो एक कस्टमर के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। जैसा देखा जाए तो मैं बताना चाहता हूं आपको, 1993 में 1 किलो गोल्ड पर केवल 10,000 रुपए की ड्यूटी लगा करके सरकार ने चालू की थी इस योजना को, इंपोर्ट किया था। और आज की तारीख में करीब करीब 4 लाख रुपए 1 किलो गोल्ड पर लगभग 4 लाख रुपए उसको ड्यूटी चुकानी पड़ रही है कहीं न कहीं। तो इससे स्मगलिंग बढ़ रही है, देश में व्यवस्था बढ़ रही है और एक्चुअली वास्तविक जो इंपोर्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और सरकार सब जानती है कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम सरकार से उम्मीद रखेंगे कि इसको इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 11 से घटा करके 5% तक ले आए तो व्यापार भी सुधरेगा और G9 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी ज्वेलरी सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो 70% जो घरेलू कारखाने उत्पादन कार्यशालाएं हैं लगभग बंद पड़ी है या ठप पड़ी है, उनके कर्मचारी हटाए जा रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में तो देश की ऐसी हालत होगी ज्वेलरी कारोबार में कि 50% दुकानदार तो बहुत परेशान है, उनको रोजमर्रा के भी काम पूरे नहीं हो रहे। तो सरकार से उम्मीद है कि आम आदमी के लिए जो एमएसएमई में जो जिनका छोटे छोटे कारखाने हैं या छोटे छोटे जो उद्योग लगा रहे हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाए जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सके, कारखाने को बढ़ा सके, ज्वेलरी के इसमें नए नए कुछ कर सकें। अभी तो जयपुर में तो कुछ ऐसा भी चलन चल रहा है जैसे कॉमर्शियल रेजिडेंस की भी एक नई परंपरा चालू कर दी कि व्यापारी डर के काम कर रहे हैं। तो ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है इसके अंदर एक व्यापारी को कम से कम सेफ्टी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आज घर से दुकान और दुकान से घर जाने में भी तकलीफ पैदा हो रही है, मर्डर हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनकम टैक्स की जहां सभी बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि 5 लाख तो मिनिमम छूट होना चाहिए, मिनिमम छूट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्लैब को कम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। और ज्वेलरी सेक्टर को जिसमें एक एक घर घर में जो काम होते हैं उसमें स्वरोजगार उत्पन्न होता है। आज देश में देखा जाए तो एक इस सेक्टर में कम से कम 5 करोड़ लोग कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस धंधे से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं सरकार पर रोजगार की भार भी कम करता है और अपना व्यापार भी बढ़ता है। तो इसको देखते हुए सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जी, बाबला जी के पास वापस जाना चाहूंगा मैं एक बार। दोनों बजट को मर्ज कर दिया, रेलवे बजट और जनरल बजट। हालांकि पहले भी कभी रेल बजट आजादी के बाद में शुरुआत से नहीं रहा, बाद में किया गया। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा क्योंकि जिस सेक्टर को मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं वो सभी में जुड़ा हुआ है और आप तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। क्या वास्तव में, हालांकि चर्चा ऐसे वक्त में एक छोटा सा आपसे करना चाहूंगा कि जो ये लोग देख रहे हैं कि आम बजट की बात है, तुम एग्रीकल्चर बजट की कहां बात कर, रेलवे बजट को चलिए मर्ज किया। क्या वास्तव में इस देश में अब एग्रीकल्चर का बजट अलग से लाया जाना चाहिए? देखिए, मैं एक पहले रेल की बात करूंगा जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी कंट्री का डेवलप्ड होता है वो कंट्री अपने आप ही विकास की ओर अग्रसर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन अगर अपन बात करें तो रोड होती है, मेन अपन बात करें तो रेल होती है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेन है, रेल है, वो एक्चुअल में हमारी बैकबोन है और इसको अगर कहीं कमजोर होता है या ठीक नहीं रहता है तो व्यवस्थाएं इसमें बहुत चरमराती हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी काफी अच्छा कर रहे हैं, नई रेलों का विकास भी किया है, अच्छे डिब्बे भी बन रहे हैं, व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं, पर उस सब के बावजूद भी अब फ्रेट कॉरिडोर की बात कब से कर रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसका बहुत ज्यादा एरिया हमारे राजस्थान से होकर के गुजरता है, परंतु वो अभी अविकसित पड़ा हुआ है।
इसके अलावा देखिए, मैं अगर राजस्थान के लिए ही अपनी ट्रेनों की बात कर लूं, हमने एक रेल की व्यवस्था की थी, करीब 211 करोड़ रुपए उसमें खर्च भी हो चुके हैं गवर्नमेंट के, और बांसवाड़ा और रतलाम जो रेल है वो अभी ऐसे के ऐसे ही वो ट्रैक है वो पड़ा हुआ है। इसी प्रकार करीब 165 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है दौसा और गंगापुर सिटी में, और पुलियाएं बन चुकी हैं, पर ट्रैक अभी तक भी लंबित पड़ा हुआ है। पुष्कर से लेके मेड़ता की एक ट्रैक है, वो भी अभी बिल्कुल आधा ही ठीक हुआ है, बाकी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार अभी भी आज की तारीख में भी हम गंगानगर को जयपुर से नहीं जोड़ पाए हैं बड़ी ट्रेन से। ठीक है, अभी पिछले दिनों में ये जानकारी लाई गई थी कि विद्युतीकरण हो रहा है। विद्युतीकरण अब तेजी से होना चाहिए। क्या राजस्थान को कितना पिछड़ा रखेंगे? जहां बिहार में हो चुका, बंगाल में हो चुका, उत्तर प्रदेश में हो चुका, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें दबा करके विद्युतीकरण हुआ है, और हमारे राजस्थान को अभी तक, अगर सवाई माधोपुर की भी बात कर लें, जयपुर से सवाई माधोपुर जो मेन लाइन को जोड़ता है दिल्ली बॉम्बे को, उस पर भी पूर्ण विद्युतीकरण नहीं है। तो विद्युतीकरण की भी यहाँ आवश्यकता है, और इन रेलों को ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी ट्रेनें यहाँ से जयपुर से, या जयपुर की जो राजधानी है उससे, या जोधपुर से, या बड़े जो सिटी हैं वहां से ऐसी मालगाड़ियां भी चलाई जानी चाहिए जो हमारे माल को दूसरी जगह ले जा सके। आज हम बड़ी भारी पैदावार करते हैं, 35 लाख टन सरसों पैदा करते हैं, 10 लाख टन मूंग पैदा करते हैं, 5 लाख टन उड़द पैदा करते हैं, और 47 लाख टन बाजरा, मक्का, ज्वार की करीब 20 लाख टन पैदा होती है। मूंगफली हमारे यहाँ 15 लाख टन पैदा होने लग गई, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री है नहीं। तो पहला दो फोकस इस पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक तो एमएसएमई को जीवित करे, उसके लिए बैंक लोन का या ऋण का, या उसके बिगर कोलेट्रल उसको समझ में आए, और जो सिग यूनिट्स हैं उनको किस तरह से वापस जीवित किया जा सकता है इस पर भी विचार करें। और साथ ही जो ट्रेन है उस ट्रेन को इस तरह से जोड़ दें ताकि पूरे देश में ये जो सामान यहाँ से जाना है वो जाए आए। और इसी प्रकार से कुछ दिक्कतें कस्टम से संबंधित भी यहाँ उत्पन्न हो गई हैं। हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ कपड़े की, जो रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कुछ दरियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, गलीचे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और हैंडीक्राफ्ट्स भी एक्सपोर्ट हो रहा है। वहां भी अभी तकलीफें हैं। यानी एक पोर्ट ऐसा है, या और तो दूसरी छोड़ दीजिए, जो यहाँ का कंटेनर है वहाँ स्कैनर नहीं है। मतलब आप ताज्जुब की बात यह है कि अगर स्कैनर ही नहीं होगा तो क्या वो स्कैन कराने कहाँ जाएगा? तो जाइए फिर दूसरे पोर्ट पे जाइए, ये है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अभी वांछित है ताकि हमारे एक्सपोर्ट को भी वापस ठीक कर सकें। और एग्रीकल्चर को तो आपको डबल करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एक बार कहते हो हमारी 60% जनता, हमारी 70% जनता गांव में रहती है, गांव में रहे, वहां की सुविधाएं हम करना चाहते हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, भाई खेती को डेवलप करो। आप किसान को केवल दुगनी कीमत का लुलावा दे करके ये व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा नहीं चला पाएंगे। आप एक बार इधर से मार्केट उठाते हैं, उनको लेते हैं, दूसरी बार मार्केट स्लिप हो जाता है और व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। कपड़ा उद्योग को देख लीजिए, आज सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्री खत्म है। सीमेंट उद्योग को देख लीजिए, इंसुलरीज लगी हुई थी, सब खत्म होती जा रही है। सीमेंट वाले कहते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वही कहते हैं हमारी व्यवस्था चरमरा रही है। हम अगर बात करें ये गोटा उद्योग, जो हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति थी गोटा उद्योग की, अब आकर के पूरा चाइनीज मार्केट उसमें भर गया है। उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि हमारे उद्योग जब तक सबल नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ने में बहुत व्यवस्थाएं चरमराती रहेंगी। इसी तरह से जगह जगह जैसे जहां मंडियां हैं, उस मंडियों का अगर धनिया है तो धनिया के पास ही आप इंडस्ट्रीज डेवलप कीजिए। ये ऐसे क्लब बना दीजिए ताकि वहां पर ऑटोमेटिक ही व्यवस्थाएं हो, चालू हो। रॉ मटेरियल जहां इंडस्ट्री तक पहुंचे उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, तभी जाकर के आपकी वस्तु का जो निर्मित होती है, उत्पाद जो तैयार होते हैं वो महंगे नहीं पड़े। इसी प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एजेंसियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आज की तारीख में इंडस्ट्री चल रही हैं, उस पर भी अब दो मार पड़ने लगी है, चाइना की और मलेशिया की। तो इस मार को भी रोका जाना चाहिए। अगर यही जाकर के सस्ते भाव में बेच देंगे यहाँ, तो फिर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है वो सत्यानाश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगी। इस तरह से हर इंडस्ट्री इस समय ऐसे समझ लीजिए कि उनको वायु की जरूरत है, वो ऑक्सीजन दीजिए। आप ऑक्सीजन नहीं देंगे और आपकी एमएसएमई अगर खत्म हो जाएंगी तो आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसे पंकज गुप्ता जी ने कहा कि ये दूसरे टेन्योर का फर्स्ट बजट मत कहिए, इसे छठा बजट कहिए मोदी सरकार का।
उसी तरह से बाबूलाल जी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो व्यापारी अपना शेयर करता है कि अब तो वो वक्त आ गया है जिसमें कहें कि सहन शक्ति की एक लिमिट जो है वो टूटती जा रही है और अब सरकार को कुछ रिटर्न देना चाहिए, खासकर ट्रेड के लिए हर तबके को कुछ देना चाहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रणय, आपने रेल में सफर किया होगा। जी सर। बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें व्यापारी भी करते हैं जी। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वास्तव में केवल अनाउंसमेंट नहीं, इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग भी। मुझे ध्यान है कि कुछ पहले ट्वीट के जरिए जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, किसने कहा कि मेरे पेरेंट्स की दवाई रह गई है सर प्लीज हेल्प, तो उसमें वास्तव में दवाई वहां पहुंचाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की ये सूरत बदलनी चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। किसी को कहा कि व्रत है साहब, पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो कोटा स्टेशन पे उनके लिए रेलवे ने व्यवस्था की, हालांकि चार्जेबल थे, नो प्रॉब्लम, बट कुछ चीजें ऐसी आई। लेकिन एक महिला ने अपनी पीड़ा सुनाई कि उसे बिहार तक का सफर करना था, लेकिन पूरे रास्ते छेड़खानी वहां के रेलवे पुलिस फोर्स के जो जवान होते हैं उन तक से भी उन्होंने शिकायतें की, लेकिन उन गर्ल्स का कोई हेल्प नहीं हो पाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेलवे में वास्तव में होनी चाहिए। सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं अभी। सुविधाओं को लेके देखा जाए तो सरकार ने सीरत के साथ साथ सूरत पे बहुत काम किया है, जैसा मेरे को लगता है पिछले 5 बजट के अंदर बहुत काम उन्होंने किया है। और उन्होंने रेलवे में वंदे भारत जैसी बिल्कुल फास्ट इंट्रोड्यूस किया है और बहुत अच्छी फैसिलिटी, मेरे ख्याल से जो फ्लाइट्स में फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज आज वंदे भारत के अंदर मिल रही है। लेडीज की सिक्योरिटी को लेके सरकार को और देश की जनता को सही में उम्मीद रहेगी कि सिक्योरिटी को लेके उसमें कोई और नई चीजें इंप्लीमेंट में डाली जाए, जिससे कि अगर किसी को सिक्योरिटी, जैसे कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फैमिली और हमारे घर में किसी बच्चे को दूध पीना था रात को, मैंने एक ट्वीट डाला था सुरेश प्रभु जी के रेल मंत्रालय में, तो मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे दूध आधा लीटर दूध ऑन कॉस्ट अवेलेबल था। ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही सिक्योरिटी भी अवेलेबल रहे, तो जो शिफ्ट सिक्योरिटी इंचार्ज है उन लोगों से कोऑर्डिनेशन ट्वीट्स के थ्रू जो हो रहा है उन कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाएं और उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम लेके आए कि आदमी उस पर हैंड टू हैंड इंप्लीमेंट। ओवर क्राउडेड जो स्टेशन हैं, एक व्यक्ति जा रहा है, उसके साथ 7 लोगों से छोड़ने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, उस जगह के लिए वास्तव में अगर सरकार सख्त कदम उठाती तो कहा जाता है कि साहब ये तो आत्मीय लगाव है, लेने भी नहीं जाएंगे बुजुर्ग। तो ये कुछ सिस्टम में पब्लिक को खुद को भी देखना चाहिए कि वास्तव में स्टेशन, और जब एयरपोर्ट में आपको बस चेक इन के लिए आपको एक जिसका टिकट है उसी को जाना है, तो स्टेशन पे क्यों नहीं? ये पब्लिक को, या ये कहेंगे कि देखिए एयर ट्रैफिक में और हमारे जब ट्रैक पे जो चीजें चलती हैं, तो क्योंकि ट्रैक ओपन होता है, लोग उधर से भी घुस सकते हैं, और जो हमारे यहाँ हैबिट में भी हैं लोग, तो कुछ यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनता है वो एक, अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे मैं आपको किसी भी यात्रा पे कोई व्यक्ति जा रहा है परिवार का, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए 10 जने जाते हैं, तो उसमें ये करना चाहिए, अगर कोई बुजुर्ग है जो कि नहीं जा सकता है ट्रेन तक, उसको बैठाने के लिए अगर किसी को जाना है तो उसके साथ आप 2 जनों को अलाउ कर दीजिए जो कि उसका सामान रख के और उनको आराम से बैठा के आ जाए। पर जो व्यक्ति खुद अपने आप में समर्थ है कि वो जाके ट्रेन पे जा सकता है, तो ऐसी अलाउंस में कि आपको प्लेटफॉर्म का टिकट महंगा कर देना चाहिए, जिससे कि रेलवे की आय तो बढ़े ही बढ़े और लोगों को थोड़ा सा जाने में संकोच हो, और वो जो बेकार का जो क्राउड होता है जो फालतू ही जाता है मेरे ख्याल से। और अभी भी मैं मेरी स्टडी, जो केस स्टडीज में पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो मेरे को जहां तक लगता है कि सारे लोग प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं लेते, उसमें सख्ताई बरतनी चाहिए सरकार को, उससे कि अगर प्लेटफॉर्म का टिकट आज जो 10 रुपए का है वो उसको 25 रुपए कर दे, तो उससे लोग कम जाएंगे, प्लस सभी अगर सख्ताई कम आएंगे तो सख्ताई ज्यादा अच्छे से हो सकती। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि तीज त्योहार, ईद, लोहड़ी, ये सभी जगह हमारे भारत में बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं और इनको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। और ये अचानक नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लान होता है ये तो सारा। हाँ बिल्कुल, हर साल एकदम तय है कि अब राखी अब आएगी, अब राखी आ जाएगी, और ट्रेन में जितनी भी बुकिंग्स हैं वो कहीं में 400 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने 2 महीने पहले से ही 400 की वेटिंग चल रही है, किसी में 600 और किसी में आता 9 रूम। तो ये व्यवस्थाएं भी हमें सोचनी पड़ेंगी। अगर इस व्यवस्था में हम नहीं सोचेंगे, मैंने देखा है कि कई बार जो दिल्ली से डबल डेकर आती है और तीज त्योहार अगर कोई पड़ जाता है तो वो डबल डेकर भी ओवरफ्लो हो जाती है, वहां भी लोग खड़े रहते हैं और उसमें भी इस तरह से मतलब अनियमितता फैलती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस व्यवस्था को भी हमें सुधार में शामिल करना चाहिए। जी।
गर्ग साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट में जो नुमाइंदे बैठे हैं चला रहे हैं, हुकूमत जिनके हाथ में, एक्सपीरियंस्ड है, इसमें कहीं कोई नहीं है कि कोई नौसिखियां, सारी चीजें दी भी जाती हैं, देखी भी जाती हैं और उम्मीदों अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन आप भाजपा के नेता तो ही, लेकिन एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप हैं, उसके अलावा एक आम नागरिक हैं। क्या उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण के पिटारे से? एटलीस्ट ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक घर के संचालक भी होंगे, किचन से आप सीधे जुड़े हैं, पेरेंट्स भी होंगे, आप एक कंज्यूमर भी हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि हाँ, वास्तव में ये चीजें होनी चाहिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ के। देखो, बजट के अंदर काफी सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि टोटल इनकम एग्जम्पशन जो 2.5 लाख रुपए है उसको 5 लाख रुपए करना एक महत्वपूर्ण चीज है कि उसको 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड किया जाए। दूसरा, हाउसिंग लोन के अंदर जो इंटरेस्ट है वो अभी 2 लाख रुपए तक की रिबेट है। मेरा मानना है कि उस 2 लाख रुपए की रिबेट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। 2 लाख की रिबेट को 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कर देना चाहिए, जिससे कि आम आदमी की बजट अच्छा रहे। दूसरा, एक एटीसी के अंदर डिडक्शन अभी 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो वो एटीसी का जो डिडक्शन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के उस डिडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से प्रॉपर्टी गेन के अंदर जो भी टैक्स है उस टैक्स रेट को कम करना चाहिए। और भी कई इस तरह की है, मेडिकल क्लेम के अंदर जो आप मेडिकल चेकअप कराते हैं उसमें 50,000 रुपए का जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए। इस तरह से छूट देके आम आदमी को फायदा करना चाहिए। इसी तरीके से महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरे की भी बातचीत चल रही है कि भाई रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए, जिससे कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा है। रेलवे के अंदर काफी पिछले 5 सालों के अंदर काफी चेंजेस आया है। आपने देखा होगा कि कभी रेलवे साफ सुथरा, मैंने तो मेरे 5 साल के पहले कभी देखा नहीं था कि वहां पे पोछा लगता हो, लेकिन दिन में मतलब एक बार तो जब भी अगर आप सफर कर रहे हो तो आपको सफाई वाला जरूर आएगा और वो सफाई करता हुआ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये बता रहे कि मैंने ट्वीट किया, ट्वीट पे मेरे को अगले स्टेशन पे दूध मिल गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि और रेलवे के दोहरीकरण, अभी मैं आपको, अगर आप अभी सवाई माधोपुर का अगर विजिट करेंगे तो रास्ते के अंदर अभी रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही अखबार के अंदर आया था कि अगस्त 2019 तक दिल्ली से अहमदाबाद तक विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। तो रेलवे के अंदर काफी डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर हो रहा है। दोहरीकरण अभी जैसे सवाई माधोपुर से जयपुर है वो सिंगल ट्रैक है, जो कि उसको डबल की आवश्यकता है। तो इस बजट के अंदर मुझे उम्मीद है कि वो डबल के लिए उसका बजट का प्रावधान होगा। इसी तरीके से विद्युतीकरण का पूरे राजस्थान के अंदर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी गंगानगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, वाया हनुमानगढ़ होके है, तो वो जो सीकर झुंझुनू वाला जो ट्रैक है वो ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर वो चालू हो जाएगा, तो गंगानगर से डायरेक्ट जयपुर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरीके से काफी सारे मेरे को उम्मीद है कि काफी निर्मला सीतारमण क्योंकि एक महिला है, महिला होने के नाते वो महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान देगी। घरेलू जैसे आज सिलेंडर है, सिलेंडर पे हो सकता है कि सब्सिडी कम किया जाए या उसकी रेट्स जो है वो कम किया जाए। इसी तरीके से जीएसटी के अंदर जनता की डिमांड है कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आए। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है तो पेट्रोलियम की जो रेट्स है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि रेट्स मैक्सिमम 28, अभी आज 40 से 50% वेट के अंदर अब अपनी अपनी सरकार, अपनी अपनी गवर्नमेंट वो अपने अपने हिसाब से वेट के अंदर रेट लेता है। तो अगर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो एक समान रेट हो जाएगी और एक जो स्टेट वाइज जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में जो कल बजट आ रहा है बहुत अच्छा बजट रहेगा और जनता को काफी उम्मीद है उससे। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। 40 में ओवरऑल सारे सेक्टर्स हैं आपके। हमारे यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत बड़े एम्प्लॉयर के रूप में खड़ा हुआ रियल एस्टेट। गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाए, लेकिन अभी मैं जिनसे बात करता हूं सब ये कहते हैं कि बिल्कुल बहुत परेशानी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, बैंक करप्ट भी हुए हैं कई लोग। ऐसा क्यों हुआ अचानक कि रियल एस्टेट को, तो वास्तव में अब तो गवर्नमेंट की तरफ से इससे कहीं संरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, एक्चुअल में वास्तव में रियल एस्टेट को संरक्षण की आवश्यकता है। अभी महाराष्ट्र के में सबसे पहले रेरा लागू किया गया था, जिसको महारेरा कहते हैं, तो उसी का एक हमारे यहाँ पर भी रेरा एक्ट लागू हुआ अभी कुछ समय पहले। तो उसमें बहुत सारी चीजों का, जैसे जीएसटी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखा है, ऐसी रेरा एक बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में एक सुधार के रूप में आया और एक इस तरह का एक्ट था जिसमें बहुत सारी चीजें कंज्यूमर बेस्ड हैं।
तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट है कि बिल्डर के हाथ से बहुत सी वो चीजें चली गई जिनसे वो अपने आप को सेव करता था। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, जिसको कहना चाहिए कि इन्वेस्टर गायब हो गया। एक्चुअल में इन्वेस्टर रियल एस्टेट को डेवलप किए हुए था। अब वैसे ये चीज कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इंडस्ट्री सेगमेंट से ही हूं, लेकिन जिसको ब्लैक मनी है वो कहते थे, उसको बहुत बड़ा एक बेस था। एक्चुअल में ब्लैक मनी को लोग ब्लैक मनी कहते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि वो बहुत सारे सेक्टर्स को जीवित किए हुए था। वो पैरेलल इकोनॉमी बहुत सारे सेक्टर को जीवित किए हुए थी। तो वो पैरेलल इकोनॉमी एकदम से खत्म होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो रियल एस्टेट पे ही आया है। और वो पैरेलल इकोनॉमी और वो इन्वेस्टमेंट जब गायब हुआ, वो इन्वेस्टर्स गायब हुए, तो एक्चुअल में जो रियल एंड यूजर हैं वो से बचते हैं कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में। तो जो एंड यूजर है वो जिस हिसाब से परचेजिंग कर रहा है तो वो उस हिसाब से परचेजिंग कर रहा है। बाकी रियल एस्टेट में माल ना बिकने का बहुत बड़ा रीजन है, आज बिल्डर्स ने बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसा ले रखा है। उसका जो ब्याज पे पैसा लिया वो ब्याज तक नहीं चुका पा रहा क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा उसका। ना आप देखो तो आप एज ए डेवलपर आप देख लें, जितनी भी रियल एस्टेट में छोटे छोटे फ्लैट्स हैं वो नहीं बिक रहे हैं। इवन छोटे फ्लैट्स की भी स्थिति है कि वो भी आज इन्वेस्टर्स नहीं है तो वो भी नहीं बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो आज उस चीज से परेशान है कि पीछे से तो बहुत बड़ा ब्याज उसने पे पैसा लिया हुआ है, माल नहीं बिक रहा, आगे सारा पैसा और पूंजी फंस गई। तो वो सारा एक बहुत बड़ा। फिर उसके बाद में आज राजस्थान की मैं स्थिति देखूं तो रेरा आने के बाद में राजस्थान में जो सुधार हुए वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि वो इस समय ही उस समय आया जब पूरा जीएसटी, अच्छा जीएसटी में भी एक बहुत बड़ा वो है कि एक जीएसटी भी लागू हुआ रियल एस्टेट में। तो इन्वेस्टर के साथ साथ एंड यूजर को भी बहुत बड़ी परेशानी हुई कि वो जब कॉस्ट बढ़ गई आ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छा, जिस रेट पे बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, अगर मैं फ्लैट ओनर्स के हिसाब से बात करूं तो बिल्डर ने जिस रेट पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया तो धीरे धीरे माल ना बिकने से कंस्ट्रक्शन के साथ साथ माल रुकना भी तो एक कॉस्ट है। रोजाना एक्सपेंसेस तो वो चालू हैं, तो एक्सपेंसेस चालू रहने से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है उस पे। और आज बिल्डर मतलब बहुत सारे बिल्डर तो खत्म होने की स्थिति में है, रियल एस्टेट सेगमेंट पूरी तरह टूट चुका है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं यह जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये बात बहुत बार सुनने को मिलती थी कि नोटबंदी से पहले जी पैरेलल एक इकोनॉमी जो थी हमारे, उसको लोग ब्लैक मनी कहते थे कि दबा हुआ धन उसमें काम में लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था उससे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए अब तो पैसा मैक्सिमम आ चुका और व्हाइट में हो गया सारा, तो पैसा तो वही है, वो लोग निकाल क्यों नहीं रहे हैं अभी भी? क्या सरकार की कुछ बंदिश ऐसी हैं जिनकी वजह से पैसा नहीं आ रहा मार्केट? एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं आपको एक बहुत मतलब मैं फिर एक्चुअल में वही बात कहूंगा, मैं व्यापार संघ से हूं तो मैं एक्चुअल में इसको आप एक बुराई की तरह से ना लें। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब नोटबंदी लागू की गई उस समय से ही कुछ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी पूरी इकोनॉमी पे एक सख्ती दिखाई दी। मैं कई जगह ये कोटेशन के रूप में भी आता है, कई जगह मैंने ये सुना और देखा, और हम भी इसको कहीं ना कहीं देखते हैं, महसूस करते हैं कि अगर नोटबंदी में रात को 8 बजे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये घोषणा ना करके, ये घोषणा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आज से ये नोट बंद हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टेरर के रूप में व्यापारी को हुआ। फिर उसके बाद में एक पूरा जीएसटी का वो आया, तो और इसके बाद में धीरे धीरे सुधारों के रूप में, कर सुधारों के रूप में भी बहुत सारी चीजें आई। तो आम व्यापारी डरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कहीं ना कहीं रोटेशन में पैसा है। तो बहुत सारी चीजें रुक गई अपने स्तर पे, हर व्यक्ति डरा हुआ है आज की तारीख में पूरे फाइनेंस में, इस वजह से पैसा भी नहीं निकाल रहा है। चलिए सुभाष जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। सराफा व्यवसाय हिंदुस्तान में जयपुर अपने एक अलग छाप रखता है, और मुझे लगता है कि चाहे बुलियन के काम से हो, चाहे स्टोन्स के काम से हो, दुनिया में तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया में कोई काम करता है तो उसका जयपुर से वास्ता जरूर पड़ा है। और जब ये 2 लाख रुपए की ये कहा गया था कि उसमें पैन कार्ड की अनिवार्यता की बात कही थी और चेक से पेमेंट होगा, जो कुछ चीजें थी उस वक्त जब फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे आप लोग, पता नहीं सुनवाई हुई कि नहीं हुई। तो कुछ इस उभारने के लिए सरकार से कुछ ऐसी संजीवनी की आप उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आप दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभाल के हैप्पी हैं तो एटलीस्ट अब व्यापारी भी हैप्पी हो? जी, हम इस बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने 5 लाख की डिमांड की थी कि ज्वेलरी के कारोबार में जो महिलाएं आती है, जो देहाती ग्रामीण इलाके तबके से आते हैं, वो चेक और इसमें नहीं समझ पाते हैं, तो उनका ज्वेलरी जो परचेज का जो सिस्टम है वो एक्चुअली घरेलू जो बचत है उससे रिलेटेड है, और घरेलू बचत सारी कैश में होती है, जो महिलाओं की छुपी हुई इनकम होती है। अब वो छुपी हुई इनकम को बैंक में महिलाएं जमा नहीं करा सकती, तो इस वजह से वो उनकी परचेज पावर घट गई। और जो मैं आपको बताऊं, आपको पिछले 2 या 3 सालों में तो लगभग ऐसा हुआ
कि सारा कैश फ्लो जो था वो कैश इधर उधर हो गया या बैंकों में जमा हो गया। कुछ बाजार में, जैसे पंकज जी ने बताया कि रियल एस्टेट में काफी बड़ा लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया, लोग ब्याज भर रहे हैं, तो अभी बाजार में क्या माहौल हो गया, पूरे जयपुर ही नहीं पूरे देश का माहौल ऐसा हो गया कुछ कि भुगतान समय पर नहीं हो पा रहे हैं और पार्टियां धीरे धीरे उड़ रही है। ये ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पिछले 3-4 सालों में देश के व्यापार और व्यापारियों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हुई है। सरकार समझती है लेकिन इस पर कोई उपाय नहीं हो रहे। अब हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने वित्त मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि व्यापार है तो सब कुछ है। व्यापार की शक्ति अगर देश के अंदर मजबूत है तो एम्प्लॉयमेंट से लेकर के रोजगार से लेकर हर चीज में देश सक्षम होगा। और व्यापार अगर खत्म हो गया, उद्योग खत्म हो गए, तो फिर आप कहां से क्या करेंगे, कहां से जीएसटी लाएंगे, कहां से इनकम टैक्स लाएंगे, कहां से क्या करेंगे। मैं रियल पिक्चर आपको बताना चाह रहा हूं कि देश की स्थिति में 60 से 70% व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देश सरकार को समझना चाहिए। और कैश फ्लो जो पहले चल रहा था, जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, उससे काफी सरकार की समस्या वैसे ही दूर हो जाती थी। लेकिन चूंकि सारा पैसा बैंक में चला गया, कुछ इधर उधर हो गया, कुछ निकालो बैंक से, तो बैंक से निकालने के लिए बैंक से मार्केट के अंदर है पैसा, मार्केट पैसा जो 21 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर है, बाहर पैसा है। जो पैसा है वो आम आदमी के पास नहीं है, वो बड़े लोगों के पास पैसा है, वो उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते यहाँ पर। जो आदमी पहले एक शादी के अंदर 1 करोड़ रुपए अगर कैश खर्च करता था, वो उसने खर्च करना बंद कर दिया। वो खर्च अपना 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है। लिमिटेशंस आ गए तो सर्कुलेशन मार्केट में पैसा नहीं आ मार्केट पैसा नहीं। चलिए, मैं समय कम है, बाबूलाल जी के पास आना चाहूँ। बाबूलाल जी, एक मैं बात जरूर जानना चाहूँ हमसे कि एफडीआई, बीजेपी ने बहुत जबरदस्त इसका विरोध किया था। आप लोग तो सब ट्रेड से जुड़े हैं। 3 बार भारत बंद किया गया था मनमोहन सिंह जी के वक्त। एफडीआई का जिक्र मुझे लगता है कि आएगा जरूर। क्या वास्तव में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि देखो, जहां पैसा लगाता है व्यापारी, जहां पैसा आता है, क्या सोशल सेक्टर में भी एफडीआई को लाया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि सूरत में हमारा आंदोलन चल रहा था। ये बहुत पहली बात है, जिस समय मनमोहन सिंह जी होते, तो माननीय मोदी जी खुद उस मीटिंग में आए थे और वहां हमारे साथ बैठ करके मोदी जी ने कहा था कि अगर मेरे छोटे छोटे व्यापारी, अगर इनके लिए अगर एफडीआई गवर्नमेंट ले आएगी तो फिर ये मेरा बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे। और बड़ा जोर से उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हमने एक एजिटेशन किया था दिल्ली में, और दिल्ली में हमारे साथ खड़े होकर के कम से कम 6 या 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर के उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी हालत में यहां नहीं आने देंगे। हमारा एक बहुत बड़ा भारतीय उद्योग व्यापार का फंक्शन था, उसमें माननीय सुषमा स्वराज पधारी थी और राजनाथ सिंह जी पधारे थे। उन्होंने भी इस एफडीआई को नहीं आने के लिए कहा था, पर देश की आवश्यकता समझी होगी माननीय मोदी साहब ने, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी समझी होगी, परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई होंगी, तो उनको शायद एफडीआई लाने की मजबूर होना पड़ा। परंतु मैं अभी पुनः कहता हूं कि अगर एमएसएमई को वापस जीवित करना है तो उनको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी पड़ेगी। ये आवश्यक हो गया है। अगर ये नहीं व्यवस्था की गई तो ये मान के चलिए कि फिर ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। जहां तक अभी हमारे सुभाष जी कह रहे थे छुपी मई, देखिए ऐसा है, मैंने पूरा इनकम टैक्स देकर के और आय अर्जित की है। मेरी मिसेज को मैं 2000 रुपए खर्च करने के लिए देता हूं। अगर वो 500 रुपए रख करके सेविंग करती है तो इसका मतलब वो ब्लैक मनी नहीं है। ये एक गलत धारणा पूरे इंडिया में बन गई कि साहब ये हमारे एक संस्कारों में सेविंग हैबिट जिसे कहा जा सकता है, और ये वास्तव में एक कोऑपरेटिव की तरह महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा रही। किसी ने कहा कि 2000 जुटा के रख रखे थे कि चलिए कल घर में कोई बहन बेटी आती है, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती थी। मैं आपको बताऊं, मैं माफी चाहूंगा सुभाष जी, समय कम है, लेकिन चले बजट में उम्मीदें बहुत है और हर सेक्टर ने अपनी उम्मीद जताने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग कहते हैं कि जीडीपी बढ़ाना है तो आप बेस एग्रीकल्चर को बनाइए। मजदूर का कहना है कि मजदूर को आप नहीं उठाएंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा देश को। व्यापारियों का कहना है कि व्यापार की ओर आपको फोकस करना होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से पहले बजट भाषण के दरमियान जब प्रेस से मुखातिब हुए थे अरुण जेटली, तब कहा था कि मध्यम वर्ग भगवान के भरोसे है। एटलीस्ट ये पहला बजट नहीं, जैसे वास्तव में सही बात है कि छठा बजट है मोदी साहब का। अब देखना होगा कि पिटारे से निकलता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बजट स्पेशल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।